प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं यूपीपी री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये प्रैक्टिस सेट 11 है। देखते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से में हुआ है? 1, ए ब्राचड़, बी अर्धमागधी, सी खस, डी मागधी। इसका विकल्प बी सही है, अर्धमागधी। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बच्चों 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी 3 बोलियां? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अन्य विकल्प देख लेते हैं। ब्राचड़, ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। ये खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी आई है। और ये मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? इसमें बच्चों ये देखना है कौन सा वर्ण घोष भी है और महाप्राण भी है। ए सा, बी सा, सी सा, डी हा। इसका विकल्प डी सही है, हा। हा वर्ण जो है ये घोष है और महाप्राण भी है। ये सा, सा ये तीनों महाप्राण तो हैं बच्चों, लेकिन ये घोष वर्ण नहीं है। ये क्या है? ये अघोष वर्ण है। क्यों? तीनों सा और इसके अतिरिक्त स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष या सघोष होता है। इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन, सारे स्वर और हा ये घोष होते हैं। तो इसका विकल्प डी सही है, हा। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? ए भौजी, बी भौजाई, सी भ्रातृजाया, डी जोरू। इसका विकल्प सी सही है, भ्रातृजाया। भ्रातृजाया किसको कहते हैं? भाभी को कहते हैं या भौजाई को कहते हैं। ठीक है, तो ये भ्रातृजाया तत्सम शब्द है, माने संस्कृत शब्द है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 4, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? ए क्रोधित, बी क्रोधी, सी क्रुद्ध, डी क्रोध। इसका विकल्प डी सही होगा। ये क्रोध नहीं, क्रोध होगा बच्चों। ये श की जगह धा रहेगा, क्रोध। तो ये क्रोध है। विकल्प डी में क्या है? देखो, क्रोध मैंने लिख दिया, क्रोध। तो इसका विकल्प डी सही होगा, क्रोध। ये क्रोध संज्ञा है और ये भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा वहाँ होती है जहाँ पर केवल जिन शब्दों को अनुभव किया जा सके, जैसे क्रोध, हर्ष, घृणा, इस प्रकार के शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे खटास, मिठास, जिसको अनुभव किया जा सके, महसूस किया जा सके, वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अन्य विकल्प देख लेते हैं। क्रोधी क्या विशेषण है? जैसे वह व्यक्ति बहुत क्रोधी है, क्रुद्ध, वह क्रुद्ध हो गई, तो ये भी किसी विशेषता हो सकती। क्रोधित, वो बहुत क्रोधित थे। तो ये तीनों ही क्या हैं? विशेषण है और क्रोध शब्द भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, चिर चीर का अर्थ क्या है? ए नया पुराना, बी किला आकाश, सी पुराना कपड़ा, डी चर अचर। इसका विकल्प सी सही है, पुराना कपड़ा। तो बच्चों, चिर का अर्थ होता है पुराना और चीर का अर्थ होता है कपड़ा। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, कारक के कितने भेद होते हैं? ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसका विकल्प बी सही है, 8।
कारक के 8 भेद होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए मुख्य रूप से मूल रूप से कारक के भेद तो आप 6 लिखेंगे, और यदि पूछा जाए कारक के कितने भेद होते हैं तो आप 8 लिखेंगे। कर्ता कारक जिसका चिह्न ने होता है, कर्म कारक जिसका चिह्न को है, करण कारक जिसका चिह्न से के द्वारा है, फिर संप्रदान कारक जिसका चिह्न के लिए और को है, अपादान कारक जिसका चिह्न से है अलग होने के अर्थ में, संबंध कारक जिसका चिह्न का की के रा री रे जहाँ संबंध का बोध होता है, उसके बाद अधिकरण कारक जिसका चिह्न में और पर, संबोधन कारक हे अरे ओ, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं जहाँ किसी को पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, संबोधित किया जाता है, वहाँ संबोधन कारक होता है। तो इस प्रकार से कारक के 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न 7, निम्न में सर्वनाम शब्द है ए नींद, बी रोग, सी सफाई, डी कौन। इसका विकल्प डी सही है। कौन शब्द सर्वनाम है। और बच्चों ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 शब्द आते हैं, कौन, क्या और कैसे। मुख्य रूप से कौन और क्या आता है तथा कभी कभी कैसे भी आता है, जैसे आप कौन हैं। और एक बात का ध्यान रखना, ये प्रश्न भी आपके यहाँ परीक्षा में पूछा गया, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन शब्द जो है ये अधिकतर सजीव के लिए प्रयोग होता है और क्या अधिकतर निर्जीव के लिए प्रयोग होता है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। ये नींद, रोग और सफाई ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा हैं। अगला प्रश्न 8, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। ए सहायक क्रिया, बी नामबोधक क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया, डी भूतकालिक क्रिया। इसका विकल्प सी सही है, पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है अर्थात करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा नहाकर सो गया तो पहले बच्चे ने क्या कार्य किया, कौन सी क्रिया की, नहाया, और बाद में सोया। तो इस प्रकार से जहाँ एक कार्य को पूरा करके दूसरा कार्य प्रारंभ किया जाता है वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। अगला प्रश्न 9, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है। ए गुणवाचक, बी सार्वनामिक, सी परिमाणबोधक, डी संख्यावाचक। इसका विकल्प ए सही है, गुणवाचक। देखो बच्चों, किसी क्षेत्रीय के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि तो ये सभी गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे कि किसी भी क्षेत्र का नाम होगा, जैसे भारत, पाकिस्तान, मध्य प्रदेश, या किसी शहर का नाम हो गया जैसे कि लखनऊ, कानपुर, किसी मोहल्ले का नाम हो गया, ये सभी क्षेत्रीय के अंतर्गत आएंगे और क्षेत्रीय शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। किसी रंग का नाम हो गया वो भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। किसी की अच्छाई बुराई हो गई वो भी गुणवाचक के अंतर्गत आता है। जैसे किसी की लंबाई हो गई या कोई व्यक्ति बहुत नाटा है वो भी गुणवाचक के अंतर्गत आएगा। गुणवाचक विशेषणों की संख्या बहुत अधिक होती है। सार्वनामिक विशेषण कहाँ होता है। सार्वनामिक विशेषण जहाँ किसी संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम शब्द आकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है वहाँ सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे वो घोड़ा काला है, घोड़ा क्या है, संज्ञा है। घोड़ा से पहले अगर सर्वनाम आ गया है वो, और ये वो सर्वनाम शब्द जो है उस संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए सार्वनामिक विशेषण होगा। परिमाण बोधक में क्या होता है। परिमाण बोधक में जिन वस्तुओं को या पदार्थों को नापा या तौला जा सकता है, गिना नहीं जा सकता, वो परिमाण बोधक के अंतर्गत आते हैं। परिमाण बोधक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। संख्यावाचक विशेषण में संख्या का बोध होता है और इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला प्रश्न 10, बोलो कोई सुन ना ले, बोलो कोई सुन लेगा वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा। ए जोर से,
बी गाकर, सी चीख कर, डी धीरे। इसका विकल्प डी सही होगा, धीरे। धीरे बोलो कोई सुन लेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 11। एक में उपसर्ग का प्रयोग है। ए कुनकुना, बी कुदरत, सी कुढ़न, डी कुढंग। इसका विकल्प डी सही है, कुढंग। यहाँ ढंग मूल शब्द है और कु उपसर्ग लग गया तो शब्द बना कुढंग। तो बच्चों जैसा आपको पता होगा, उपसर्ग हमेशा शब्द के आदि में लगते हैं, पहले लगते हैं। और उपसर्ग 3 प्रकार के कार्य करते हैं। कभी कभी वो शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, कभी कभी शब्द को विलोम बना देते हैं, कभी कभी शब्द में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे ढंग, यहाँ ढंग शब्द है, मूल शब्द। ढंग माने क्या होता है, किसी कार्य को करने का तरीका। और कु उपसर्ग लग गया क्या हो गया, बुरा ढंग। तो इस प्रकार से इस शब्द के अर्थ को ये बदल देते हैं। तो यहाँ पर शब्द का अर्थ बदल गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कहीं कहीं शब्द में विशेषता ला देते हैं, कहीं कहीं एक नया शब्द बना देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 12। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। ए समाज प्लस इक, बी समाज प्लस इक, सी सा प्लस माजिक, डी सामा प्लस जिक। इसका विकल्प बी सही है, समाज प्लस इक। यहाँ समाज मूल शब्द है और एक प्रत्यय लग गया तो शब्द बना सामाजिक। अगला प्रश्न, प्रश्न 13। अपादान कारक युक्त वाक्य है। ए माँ ने बच्चों को बुलाया, बी वो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, सी शिकारी ने खरगोश को मारा, डी छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। इसका विकल्प डी सही है, छत से उतरी हुई लता मुरझा गई। जब छत से लता उतरी तो वो छत से अलग हो गई, और जहाँ अलग होने का भाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है। शिकारी ने खरगोश को मारा, यहाँ पर कर्म कारक होगा। वो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। कुल्हाड़ी वो साधन या माध्यम है जिसके द्वारा वृक्ष काटता है, तो इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा। क्योंकि जिस साधन या माध्यम के द्वारा कार्य का होना पाया जाता है वहाँ करण कारक होता है। माँ ने बच्चे को बुलाया, यहाँ कर्म कारक होगा। क्योंकि बुलाना जो विभक्ति है यहाँ पर कर्म कारक होता है और को चिन्ह भी आया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14। उसने यह पुस्तक पढ़ ली है। ए पूर्ण भूतकाल, बी अपूर्ण भूतकाल, सी आसन्न भूतकाल, डी सामान्य भूतकाल। इसका विकल्प सी सही है, आसन्न भूतकाल। उसने यह पुस्तक पढ़ ली है मतलब पढ़ ली है, इस जहाँ कार्य पूरा हुए बहुत थोड़ा समय व्यतीत होता है वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। इसका दूसरा नाम है पूर्ण वर्तमान काल। जहाँ कार्य बहुत थोड़े समय पहले व्यतीत हुआ होता है, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, वहाँ आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 15। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। ए ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, बी ये तो पूर्ण विराम है, सी ये तो छोटा सा है, पूर्ण विराम से थोड़ा छोटा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है। ऊपर जो लगता है तो अपना चिन्ह। और इसके बाद फिर विकल्प डी देखते हैं, ये निर्देशक चिन्ह है। वैसे बच्चों थोड़ा सा बड़ा होगा निर्देशक चिन्ह, ये थोड़ा सा इससे बड़ा होता है। हाँ, ये निर्देशक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह देखने में बिल्कुल एक जैसे होती हैं, लेकिन योजक चिन्ह जो होता है थोड़ा छोटा होता है, निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। यही इन दोनों में अंतर है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रत्यय का सही संधि विच्छेद होगा। ए प्रति प्लस अच, बी प्रति प्लस अच, सी प्रा प्लस त्यच, डी प्रत्य प्लस अच। इसका विकल्प ए सही है, प्रति प्लस अच, प्रति प्लस अच।
प्रत्यक्ष, यहाँ पर यड़ स्वर संधि है। जहाँ पर या वा से पहले आधा व्यंजन आपको दिखाई दे, जैसे प्रत्यक्ष शब्द में है, या से पहले आधा ता है, वहाँ पर समझ लो कि यड़ स्वर संधि होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। इसका विकल्प सी सही है, कर्मधारय। परम है जो आनंद, इसका विच्छेद आप करोगे तो क्या हो जाएगा? परम है जो आनंद। जहाँ पर विशेष विशेषण का संबंध होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे परम क्या है? विशेषण है, और आनंद विशेष है। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए श्रृंगार रस, बी हास्य रस, सी करुण रस, डी शांत रस। इसका विकल्प ए सही है, श्रृंगार रस। तो यहाँ संयोग श्रृंगार रस है। बच्चों ऐसा है, ये श्रृंगार जो है गलत लिख गया है, इसमें जो दूसरी डंडी है ये नहीं रहेगी, इसमें दूसरी डंडी नहीं रहेगी, और सब ये सही है। ये री रहेगा, ये री रहेगा। ये जो पहली बात दूसरी डंडी ये नहीं रहती है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। यहाँ पर दृग होगा, वो की मात्रा नहीं रहेगी, री लगेगा नीचे, यहाँ पर नीचे री लगेगा, यहाँ पर नीचे री लगेगा, ये री। दृग जल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये कौन सा छंद? ये एक कार्ड दे रही हूँ मैं, कौन सा छंद है? ए दोहा, बी बरवय, सी सोरठा, डी रोला। इसका विकल्प बी सही है, बरवय। यहाँ बरवय छंद है। बरवय छंद में ये पहले और तीसरे विषम चरणों में 12-12, दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती? पहले और तीसरे विषम चरणों में 12-12, दूसरे और चौथे सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, जहाँ राधा आनंद उदित निशिवासर आनंद, तहाँ कहाँ अरविंद रहे कहाँ बापुरो चंद। ये बा होगा बच्चों, बापुरो। ये बा की जगह, या की जगह बा होगा, यहाँ होगा बापुरो, बापुरो चंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक, बी प्रतीप, सी अनन्वय, डी दीपक। इसका विकल्प बी सही है, प्रतीप। यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार समझ लो उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जहाँ उपमान की तुलना किससे की जाती है? मतलब उपमान, इसका उपमेय उपमान का जो संबंध है वो उलट दिया जाता है। उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है और उपमान को उससे कम श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे राधा का जो मुंह है वो इतना सुंदर है कि आनंद देने वाला है, तो राधा के मुख के सामने बेचारा चंद जो है वो कुछ भी नहीं है। कहाँ राधा का सुंदर मुंह, कहाँ बेचारा चंद। माने चंद्रमा क्या उपमान है, लेकिन चंद्रमा को नीचा दिखाया गया, राधा के मुंह को ऊंचा दिखाया गया है, उसकी सुंदरता को। कहने का ये है जो उपमा अलंकार में उपमेय उपमान का संबंध होता है उसका प्रतीप अलंकार में उलट दिया जाता है। तो यहाँ मुंह जो है उसको चंद्रमा से श्रेष्ठ बताएगा, ले यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, निशीथ का उपयुक्त अर्थ है? ए अर्धरात्रि का समय, यहाँ दा पे ऊपर रा लगेगा, अर्धरात्रि का समय। बी संध्या का समय,
सी प्रातः का समय, डी इनमें से सभी। इसका विकल्प ए सही है। अर्धरात्रि का समय, निशीथ का अर्थ होता है अर्धरात्रि का समय। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, वो स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। ए आगत पतिका, बी प्रोतोषित पतिका, सी प्रोषित पतिका, डी आगमिष्यत पतिका। इसका विकल्प डी सही है, आगमिष्यत पतिका। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। ए जलद, बी नीरद, सी वारिध, डी मेघ। इसका विकल्प सी सही है, वारिध। वारिध बच्चों समुद्र का पर्यायवाची है, अन्य तीनों बादल के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, आवाहन का विलोम है। ए अवगाहन, बी तिरोभाव, सी विसर्जन, डी धन्यवाद। इसका विकल्प सी सही है, विसर्जन। आवाहन का विलोम होगा विसर्जन। आवाहन माने क्या होता है, बुलाना, और विसर्जन माने विसर्जित कर देना। माने एक तरह से क्या कहेंगे, विसर्जन कर देना माने जो है अंतिम संस्कार कर देना या अंत करना, इसको कहेंगे विसर्जन करना। तो आवाहन का विलोम होगा विसर्जन, विदा करना एक तरह से। हाँ, आवाहन का अर्थ होता है बच्चों बुलाना, और विसर्जन का अर्थ होता है विदा करना। तो आवाहन का विलोम होगा विसर्जन। अगला प्रश्न, प्रश्न 25, उंगली उठाना। ए क्षमा मांगना, बी अपना महत्व व्यक्त करना, सी दोष की ओर संकेत करना, डी अस्वीकार करना। इसका विकल्प सी सही है, दोष की ओर संकेत करना। जैसे लोग कहते नहीं कि ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारे ऊपर उंगली उठे, तो उंगली उठाना का अर्थ होता है दोष की ओर संकेत करना। तो बच्चों वहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और एक कमेंट्स ज़रूर लिखो। आपसे जल्दी ही मिलेंगे बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।